हेलो स्टूडेंट्स, चलिए ना बात करते हैं हम लोग हाइपरबोला के बारे में और एक प्रॉपर रिवीजन कर लेंगे हम लोग इसका। ठीक है ना, रिवीजन देन उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सिंपल सी बात है बेटा, हाइपरबोला जिसकी आपको मालूम है कि इसेंट्रिसिटी जो होती है वो 1 से बड़ी होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी कंडीशन के बारे में बात कर देते हैं कि आपको मालूम है कि एक रिलेशन होता है बेटा, पी एस इज इक्वल टू ई पी एम होता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि जनरल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। जनरल इक्वेशन, अब वो जनरल इक्वेशन क्या हो सकती है बेटा? पी क्या होता है बेटा? यहाँ पर एक कोई भी पॉइंट होता है, पी क्या होता है? एक्स कामा वाई एज्यूम करते हैं। एस ऑलवेज बी अ फोकस, ये हमेशा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोनिक सेक्शन में हमने बात की है कि एस क्या होता है, हमेशा फोकस देते हैं। और एम बी अ पॉइंट ऑन द लाइन, तो यहाँ पे एक लाइन के बारे में बात होती है, दैट इज डिफाइंड एज अ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स हम लोग ने यहाँ पे लिया हुआ है बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिया हुआ है। तो पी एस इज इक्वल टू ई पी एम के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो सिंपल सा है कि पी एस का मतलब बेटा 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के बारे में बात होती है। तो इसकी जो इक्वेशन बनती है वो होती है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा इन रूट ऑफ ई पी एम होता है बेटा। पी एम का मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। तो ये हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द जनरल इक्वेशन। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। अब फोर्थ पॉइंट क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो पॉइंट पी होगा, पी तो ऑलरेडी एक वेरिएबल पॉइंट होता है, एक्स वाई होता है। फोकस हम लोग लेते हैं बेटा ए ई कामा 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स लेते हैं एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? ए अपॉन ई होता है। और जब आप इसको इस फॉर्मूले में आप सब्सटीट्यूट करते हैं, तो सॉल्व करते हैं, तो आपके पास जो इक्वेशन आती है वो आती है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आती है। ठीक है, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू आता है बेटा ए स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1 आता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं बेटा? इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें इसेंट्रिसिटी की बेटा, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो वैल्यू क्या दिख रही है आपको? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आपको ई स्क्वायर दिख गया। मीन्स ई की जो वैल्यू आएगी वो आती है इन रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होती है। ठीक है ना, ये इसेंट्रिसिटी हो जाती है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है ना, अब हम बात क्या करेंगे बेटा? इसके ग्राफ्स को भी डिस्क्राइब कर देते हैं, और ग्राफ में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ग्राफ को बना लेते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे। तो हम बात करें बेटा ग्राफ। अब वो ग्राफ किसका बेटा? इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का ग्राफ है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे y के साथ नेगेटिव लगा हुआ है बेटा, और इसका जो ग्राफ आप बनाएंगे वो ग्राफ हम कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। y एक्सिस एंड x एक्सिस। ठीक है ना, इस टाइप से इसका ग्राफ होता है बेटा। दो अपोजिट पैराबोलिक होते हैं ग्राफ। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा ही। एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको इसे कर लेते हैं। ठीक है ना, इस टाइप से ग्राफ होता है। ये पॉइंट ओ हो गया बेटा, इसके पॉइंट को हम बोलते हैं ए और ए डैश लेते हैं, दैट इज डिफाइंड एज अ वर्टेक्स। ए डैश क्या होता है बेटा? वर्टेक्स होता है। ठीक है ना, ए का पॉइंट जो होता है वो होता है ए कामा 0 होता है। ये पॉइंट होगा माइनस ए कामा 0 होगा। यहाँ फोकस एस दैट इज ए ई कामा 0, और यहाँ आएगा बेटा एस डैश और दैट इज माइनस ए ई कामा 0 होगा। डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स बेटा कुछ इस टाइप से होती है। एक मिनट,
ठीक है, इसको हम देते हैं बेटा एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई, और यहाँ पे आप ड्रॉ कर लेते हैं बिल्कुल सेम टाइप से, और ये डायरेक्ट्रिक्स होती है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई लेते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। एक्स एक्सिस जहाँ पे जिसके अबाउट ये ग्राफ बनता है इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। और जो वाई एक्सिस होती है इसको हम कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। तो सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। अब अगर आपसे बात की जाए कि भाई ए डैश क्या है, ए डैश की वैल्यू क्या बेटा? 2a है। इसको बोलते हैं बेटा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ये टी एक्सिस की लेंथ है, लेंथ ऑफ टी एक्सिस, ठीक ना। ऐसे ही यहाँ पे बात होती है बेटा कॉन्जुगेट एक्सिस की, तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, और इसकी वजह हम लोग लेते हैं बेटा 2b, ठीक है ना। क्या लेते हैं? 2b लेते हैं। इस चीज़ को समझेंगे। अच्छा, एस एच डैश के बीच की डिस्टेंस क्या बेटा? एस एच डैश मतलब फोकस के बीच की डिस्टेंस अगर देखा जाए तो 2ae हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, तो अगर हम इसे z और इसे z डैश मान लें तो इसे लिख सकते हैं बेटा डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज क्या हो सकता है? 2a अपॉन e हो सकता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें पता हो चुकी हैं। अब बात आती है लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर, ठीक है ना। क्या करना होता है बेटा? आपको इस पॉइंट से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और ये 2 पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है ना। 2 पॉइंट पे इसने कट कर दिया, दैट इज अ लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। अब कैसे होता है बेटा? ये एक्स इज इक्वल टू ए ई लाइन ने कर्व को कट किया, तो ये पॉइंट आपको निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट सेक्टर निकालते हैं पहले, और उसके बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर निकालते हैं, ठीक है। एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट सेक्टर के बारे में बात करते हैं। लेटेस्ट सेक्टर क्या करना होगा बेटा? एक्स इज इक्वल टू ए ई लाइन ने लाइन कट द हाइपरबोला कट कर दिया। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या बेटा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स इज इक्वल टू ए ई ने कट किया है, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। ए कैंसिल आउट हो, ठीक है ना। ट्रांसफर कर दीजिए बेटा, तो ये आ गया ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक ना। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया बी स्क्वायर, और ये आ गया ई स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। और जैसे ही आपने ये काम किया तो आपको एक चीज़ तो पता है कि ई स्क्वायर माइनस 1 आपको मालूम है ना, क्या बताया था अभी हमने बताया था अभी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये कंडीशन बताई थी अभी हमने, ठीक है ना। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो y की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगी। तो दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। तो एंड ऑफ लेटेस्ट सेक्टम अगर देखा जाए तो हम लोग इसे लिख सकते हैं एंड पॉइंट क्या आ गया बेटा? दैट इज ए ई कामा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, और लेंथ के बारे में बात की जाए तो लेंथ इज इक्वल टू आ गया 2b स्क्वायर अपॉन ए हो गया, ठीक है। यहाँ तक की बात होगी। अब बात आती है कुछ और पॉइंट्स के बारे में, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है। एक पॉइंट मान लीजिए P जो है वो ऑन द P लाई ऑन कर्व, ठीक है ना, कर्व पे लाई करता है। तो कंडीशन होती है बेटा पी एस माइनस पी एस डैश, इसकी वैल्यू जो होती है वो 2a होती है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक की बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं कि कंडीशन तो पता होगी बेटा, ये सारी चीज़ें पता होगी आपको, ठीक है। अब क्या करना है हमें? अब हमें करना है ये है कि और कुछ कंडीशंस दूसरे ग्राफ्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए बेटा, बहुत आसानी से ये सब चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। अब एक दूसरी कंडीशन के बारे में बात करें, दैट इज
कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता क्या है? ऑब्वियस सी बात है, जो भी हाइपरबोला कॉन्जुगेट एक्सिस पे बनता है दैट इज अ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। उस केस में करना क्या होता है? सिंपल सा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू आप 1 कर लीजिए, ठीक है ना। एक काम कर सकते हैं, माइनस यहाँ था, माइनस यहाँ कर लीजिए बेटा, तो ये कंडीशन आ जाएगी। मतलब करना क्या है कि यहाँ पे x में अब निगेटिव आ गया है, x के केस में निगेटिव आ गया है। तो अब ये जो ग्राफ होता है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इलिप्स के केस में क्या होता है, a और b की कंपेरिजन होती है, जबकि हाइपरबोला में क्या होता है, केवल साइन पे चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। नेगेटिव पॉजिटिव का केस, वहाँ पे क्या था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। दिस वन ऑल्सो कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इसे सी से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना। उसको क्या रिप्रेजेंट कर देंगे बेटा, उसे एच से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे सी से रिप्रेजेंट कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अगर हम इस हाइपरबोला के बारे में बात कर लें तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ आपका कुछ इस टाइप से हो जाना चाहिए। ऑन द वाई एक्सिस आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। और ये आपका हाइपरबोला कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है ना। अब इस केस में ये पॉइंट क्या होगा बेटा, आपको पता है बी और बी डैश आप लिखेंगे, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट होंगे, इन पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो ये होगा 0,b होगा और ये 0,b डैश -b होगा, ठीक है ना। यहाँ पर अब डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे, तो अगर हम बात करें s और s डैश के बारे में, तो s की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0, +be होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है बेटा, 0, -be हो जाएगा। सारी चीज़ें उसी टाइप से कन्वर्ट होती चली जाती है बेटा। ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी y इज इक्वल टू b/e हो जानी चाहिए, और यहाँ पर y इज इक्वल टू -b/e हो जानी चाहिए, ठीक है। सारे पॉइंट्स एज इट इज कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर बात करें कि यहाँ पे टी एक्सिस की लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ टी एक्सिस मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस, इसका मतलब यहाँ पे 2a होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगी बेटा, 2a होगी, ठीक है ना। वहाँ पे भी क्या थी, ठीक है ना। और यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगी, 2b होगी, ठीक है। तो सारा सिस्टम एज इट इज हो गया है, कहीं पे कोई समस्या आनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि ग्राफ्स के बारे में अगर आपको सारी चीज़ें पता होती हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं आती है, ठीक है। बात समझ में आ गया। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट किसके थे बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस मेंस में मिल ही जाते हैं, ओके। अब हम लोग इसके आगे और भी बातें कर लेते हैं, चीज़ों को और भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ग्राफ सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, और दैट इज देखिए बेटा, हम लोगों ने h को क्या लिखा था, h इज इक्वल टू x² / a² - y² / b² इज इक्वल टू 1 लिखा था, ठीक था। और कॉन्जुगेट को लिखा था बेटा x² / a² - y² / b² इज इक्वल टू -1 लिखा था, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, अगर हम h + c को ऐड कर लें, दोनों को ऐड कर लें, हमारे पास क्या आएगा बेटा, 2 टाइम्स x² अपॉन a² - y² आ जाएगा। और ये जो कंडीशन होती है ना बेटा, इसको हम लोग असिम्प्टोट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स a लिखेंगे, तो ये क्या कंडीशन है बेटा, ये असिम्प्टोट्स की कंडीशन है, दिस वन ए, ठीक है। इसे हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए आप याद कर सकते हैं इसे। h + c की वजह क्या हो गई, 2 a हो जाएगी, ओके ना। अब बात आती है बेटा पोजिशन ऑफ पॉइंट्स के बारे में, पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में। तो फर्स्ट कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज अ पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक क्या होता है यहाँ पे, पैरामेट्रिक x इज इक्वल टू होता है a sec थीटा और y इज इक्वल टू होता है b tan थीटा, ठीक है ना। ये पैरामेट्रिक फॉर्म होती है इस इक्वेशन के लिए। हाइपरबोला के बारे में बात हो रही है बेटा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कॉन्जुगेट के बारे में बात नहीं हो रही है। अब जितने भी कंडीशंस के बारे में हम बात करेंगे दैट इज अ हाइपरबोला के बारे में बात होगी, ठीक है ना। सब
क्योंकि वही एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ों को चेंज करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ पैरामीट्रिक होगी। पोजिशन ऑफ पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, और पोजिशन ऑफ पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करते हैं, सब स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। अगर आप इसको याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एक एस दिया गया है, जहां पे भी एस रिप्रेजेंट हो रहा होगा वहां पे आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा -1, ठीक है ना। टी का मतलब होता है टेंजेंट एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 1 होगा। और जहां पे भी S1 यूज करते हैं इसका मतलब होगा x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, ये बहुत काम आएंगे आपको आगे यूज करने में, ठीक है ना, क्योंकि ये अगर आपको पता रहेगा तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं, अब अगर ये मालूम हो गई कंडीशन तो थर्ड कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट। विथ रिस्पेक्ट टू एच, ध्यान रखिएगा एच के बारे में बात हो रही है, हाइपरबोला स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो आपके अपने पॉइंट को पुट किया बेटा S1 आपको बता दिया मैंने, लेस देन 0 इन होता है, इन साइड होता है पॉइंट को सब्सटीट्यूट करेंगे, अगर वैल्यू लेस देन 0 है तो इन साइड होगा। S1 इज इक्वल टू 0 हो गया बेटा, तो ऑन होता है, ऑन द कर्व होता है पॉइंट, और S1 अगर ग्रेटर 0 है तो पॉइंट आउटसाइड होता है। और ये सारी कंडीशंस आप लोगों ने सभी के सभी सर्कल, हाइपरबोला, इलिप्स, पैराबोला सभी में आपने इस चीज़ को स्टडी किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बात होती है फोर्थ पॉइंट की, ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक ना, इसके बारे में बात करते हैं। इसकी जो इक्वेशन होती है बेटा वो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आपने ऑक्सिलरी सर्कल के बारे में बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेटा ए स्क्वायर। इस चीज़ को देखिएगा कैसे होता है, आपके पास हाइपरबोला कुछ इस टाइप का है, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है बेटा, सिंपल सा काम ये करना है कि एक काम करते हैं, ये जो सर्कल फॉर्म होती है दैट इज अ ऑक्सिलरी सर्कल, इसे क्या बोलेंगे आप, ऑक्सिलरी सर्कल बोलेंगे। और इसकी रेडियस क्या होगी बेटा, ए होगी, जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फिफ्थ पॉइंट। इसके बाद की कंडीशन आती है बेटा कंडीशन फॉर टेंजेंसी। सिंपल सा है कि अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लाइन टच कर दी बेटा, टच द कर्व, ठीक है ना, इस कर्व को टच कर दी बेटा। तो अगर मान लीजिए हाइपरबोला हमने कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर लिया और एक लाइन इसको टच कर दी है, एंड दिस वन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, टच करिए तो इस पॉइंट के लिए क्या करती है, वो कर्व को सेटिस्फाई करती है, तो ठीक ना। तो इस पॉइंट को हमें क्या करना होता है, एच में पुट कर देना होता है, इसे क्या कर देते हैं, पुट इन एच। और जब आप कैलकुलेट करते हैं तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं बेटा, यहाँ पे c की वैल्यू आती है प्लस माइनस इन रूट ऑफ ए स्क्वायर एम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हमेशा ध्यान रखना होता है कि इसमें कंडीशंस होती है बेटा, पॉइंट फॉर्म होता है, एक तो पॉइंट फॉर्म होता है, दूसरा पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। तो पॉइंट फॉर्म एट द x1 कामा y1, और इस केस को आप सीधे t इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब ये होता है बेटा, t का मतलब तो हमने लिख दिया था, फिर भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, माइनस का y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 1 आता है, ठीक है ना। सेकेंड कंडीशन होती है बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक में x1 y1 की वैल्यू क्या है बेटा, x की जगह आपको लिखना होता है
ए सेक थीटा और y1 की जगह आप लिखेंगे b tan थीटा, ठीक है ना। अगर इसको हम t में पुट कर लें तो यहाँ पे देखिएगा क्या आएगा, x सेक थीटा अपॉन a माइनस y tan थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म। एंड अ थर्ड दैट इज अ स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म सिंपल, y इज इक्वल टू बता दिया है मैंने, mx प्लस माइनस सी की जगह अंडर रूट आपको क्या लगाना होता है बेटा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर लगाना होता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। ध्यान रखिएगा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स की बात होती है, और ये दोनों ही कर्व पे जो पॉइंट होते हैं, ये दोनों ही पॉइंट्स जो होते हैं ये ऑन द कर्व होते हैं, ऑन द कर्व होते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा ये दो कंडीशंस तभी अप्लाई होती हैं जब पॉइंट लाई ऑन द कर्व होता है। जबकि जो थर्ड कंडीशन है उस थर्ड कंडीशन में कोई कंपलसरी नहीं है कि पॉइंट लाई ऑन द कर्व है, ठीक है। क्योंकि इस थर्ड कंडीशन के बारे में अगर हम लोग थोड़ी सी और बात कर लें तो थर्ड कंडीशन कुछ इस टाइप से होता है बेटा, दिस वन हाइपरबोला, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे दो टेंजेंट आपको दिख रही होंगी तो टेंजेंट कुछ इस टाइप से होती है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है। ये मान लीजिए अगर h कामा k है, ठीक है ना, h कामा k है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा कि हम लोग h कामा k यहाँ पे सेटिस्फाई करा सकते हैं और इससे m की एक कंडीशंस निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो m की कंडीशंस हम लोग जो निकालते हैं वो जो वैल्यू आती है वो हम लोग निकाल सकते हैं। h के पुट कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, m की क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और जो m की क्वाड्रेटिक बनेगी तो उसमें क्या करना होगा बेटा, सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स निकाल देते हैं बेटा, m1 प्लस m2 की जो वैल्यू आती है दैट इज 2hk अपॉन आता है h स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर आता है, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप आता है m1 m2 की वैल्यू होती है k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर होती है। सॉरी ये प्लस का आता है, ठीक है ना, क्या आता है, ये प्लस का आता है। ये होता है स्लोप फॉर्म में और ये कंडीशंस निकलती है, ठीक है। अब जैसे हमने कंडीशंस निकाल दी तो इसके बीच में क्या होता है बेटा कि कंडीशन और आ जाती है कि अगर मान लीजिए प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 m2 की वैल्यू -1 हो जाए, मतलब टेंजेंट के बीच का एंगल कितना बेटा 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। 90 डिग्री अगर हो गया तो अगर आपने इसे सॉल्व किया इज इक्वल टू -1 पुट करके, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, k स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा माइनस h स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, और अगर आप देखें तो h स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और इसे हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, लोकस में अगर कन्वर्ट करें तो इक्वेशन आती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और इसी को आप बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी, डायरेक्टर सर्कल के बारे में बात हो चुकी है, ठीक है। अब बात हम लोग कर लेते बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, ठीक है ना। देखिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे बेटा, क्योंकि प्रॉपर हमें एक तरीका सीखना है कि हम लोग एक रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन करने में क्या होता है कि हमें फॉर्मूले का ब्रीफ रिवीजन चाहिए होता है, और देन हमें क्या करना होता है उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और हमें केवल फॉर्मूले के बारे में हमें यहाँ बात करनी है, ठीक है। तो प्रॉपर अगर आप वॉच करेंगे तो आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा, और जहाँ पे भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वहाँ पे मैं ये चीज़ें बता दे रहा हूँ आपको कि चीज़ें कहाँ से आ रही होती हैं, ठीक है। तो केवल यहाँ पे आप रिवीजन कर रहे हैं इसलिए बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। केवल फॉर्मूले आप याद करिए। अब जैसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में होती है तो बात होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पहला क्या होता है बेटा पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म सिंपल, a स्क्वायर एक्स अपॉन x1 प्लस b स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू होता है बेटा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। जैसा कि इलिप्स में था बेटा a स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था। तो यहाँ पे लेकिन क्या होता है बेटा उल्टा हो जाता है, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाता है, ठीक है ना। दूसरा होता है बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म।
तो जहाँ पे भी x1 y1 है वहाँ पे तो आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी होती है। तो a स्क्वायर एक्स अपॉन क्या लिख सकते हो बेटा, x1 की जगह a sec थीटा और प्लस b स्क्वायर y अपॉन y1 की जगह लिखेंगे a b tan थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आती है बेटा a x cos थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू आता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म। ठीक है ना। अब जैसे कि कुछ और स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि नॉर्मल फॉर्म के बारे में हो गई, बात आती है बेटा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है? मान लीजिए हाइपरबोला का एक कंडीशन दे रखा है और किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से x1 कामा y1 दे दिया आपने। ठीक है ना। तो जहाँ पे पॉइंट टच कर रहा है उस पॉइंट की टच करने की जगह से आपको क्या करना होता है, अगर आपने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी दिस वन, तो दिस वन इज डिफाइंड एज अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक ना। और इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की जो इक्वेशन आपको लिखनी होती है फ्रॉम x1 कामा y1, सिंपल सा केस होता है बेटा t इज इक्वल टू 0। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की भी इक्वेशन क्या होती है बेटा, t इज इक्वल टू 0 ही होती है, जो कि टेंजेंट की आपकी इक्वेशन होती है। टेंजेंट की इक्वेशन बेटा t का मतलब मालूम है ना आपको, बताया था x x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस का y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। सेम मैनर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और यही चीज बेटा पोलर की होती है, इक्वेशन ऑफ पोलर, इक्वेशन पोलर की सेम t इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। मतलब तीन चीजें एक से ऐसी हो गई, टेंजेंट की इक्वेशन, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन एंड देन पोलर की इक्वेशन। तीनों ही केस कैसे बेटा सिमिलर केस होते हैं। ठीक है, ये केस हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की। और ये कंडीशन भी मैंने आपको सॉल्व करनी बताई है, और हमेशा मैं ये चीज़ बता देता हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप लोग क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर नहीं होता है तो आप लोग क्या होता है बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि चीज़ें कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो सिंपल सा है कि बेटा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई टेंजेंट का पर कोई लाइन टच कर रही है और ये लाइन की इक्वेशन मान लीजिए आपको ऑलरेडी गिवन है, y इक्वल टू mx प्लस सी दिया हुआ है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू अगर mx प्लस सी अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है, इसका मतलब ये हो गया कि mx माइनस वाई और प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इस लाइन ने इसको टच किया है x1 कामा y1 पर, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी x x1 अपन क्या बनेगी बेटा ए स्क्वायर माइनस का y1 अपन बी स्क्वायर और माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बनेगी। ठीक है ना, यही तो बनेगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अब ये दोनों लाइनें कैसे बेटा, ये लाइन है और ये लाइन क्या है, सेम लाइन है, तो ऑब्वियस सी बात है कंपेयर आप कर सकते हैं। तो एक्स का कोएफिशिएंट बेटा m हो गया, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो गया x1 अपॉन ए स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया, इज इक्वल टू वाई का कोएफिशिएंट बेटा -1, और ये भी माइनस में तो जरूरत नहीं है, 1 अपॉन में क्या आ गया y1 अपॉन बी स्क्वायर, तो y1 यहाँ आ गया और बी स्क्वायर यहाँ आ गया। इज इक्वल टू का देखें तो कांस्टेंट c अपॉन में क्या आ गया -1 आ गया। ठीक है, अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, x1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x1 इज इक्वल टू आ गया माइनस ए स्क्वायर m अपॉन सी आ गया है, और y1 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई है माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है ना, अब इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू हमेशा पता है आपको, c इज इक्वल टू क्या होता है बेटा प्लस माइनस इन रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि टेंजेंट की कंडीशन होती है। ओके, तो कंडीशन समझ में आ गई होगी। चलिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में बात हो गई, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, पोलर की कंडीशन के बारे में बात हो गई है।
अब एक चीज़ और बात कर लेते हैं बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, एक कंडीशन और होती है बेटा, दैट इज S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर मतलब ये हो गया कि अगर आप पेयर ऑफ टेंजेंट के बारे में बात करें, ध्यान से देखिएगा, ये तो टेंजेंट हो गया बेटा, सॉरी एक मिनट, टेंजेंट कुछ स्टेप्स ड्रॉ कर दिया बेटा, ठीक ना, ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स हो गए, मतलब पेयर ऑफ लाइन होगी। अब पेयर ऑफ लाइन जो है वो इससे रिप्रेजेंट होती है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स की कंडीशन के लिए। S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और S1 का मतलब आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है कि कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये कंडीशंस जो होगी बेटा बेसिक कंडीशंस हो गई। अब बात ये कर सकते हैं हम लोग कि अगर बात आती है असिम्प्टोट्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं बेटा, क्योंकि जनरली हम लोग इसे बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, तो असिम्प्टोट्स के बारे में बात करते हैं। असिम्प्टोट्स क्या होता है? असिम्प्टोट्स का सिंपल सा मतलब ये होता है बेटा कि एक लाइन जो है, अ लाइन विच टच द कर्व which touch the curve at infinity, इनफाइनाइट पे टच करे, और उसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा? असिम्प्टोट्स बोलते हैं, ठीक है ना। होता क्या है एक्चुअली, अगर मान लीजिए ग्राफ हमने कुछ इस टाइप से ड्रॉ किया बेटा, ये ग्राफ ड्रॉ किया है और ये ग्राफ कुछ इस टाइप से ज़्यादा होगा, और हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो लाइन क्या है? कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगी, ठीक है ना, जो कि लगेगा कि वो इनफाइनाइट पे जाकर क्या कर दी? टच कर दी, ठीक है। तो इनफाइनाइट पे टच करना चाहिए, ये कंडीशन के बारे में बात होती है। तो यही लाइन जो होती है इसी को बोलते हैं क्या है? असिम्प्टोट्स बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? असिम्प्टोट्स बोलेंगे। निकालना कैसे होता है? सिंपल सा, तो अभी तो हम लोग कुछ काम कर लेते हैं बेटा, डायरेक्ट काम कर लिया जाए। तो इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स जो होती है वो होती है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होती है, ठीक है ना। और इसकी इक्वेशन अगर हमें निकालनी पड़ेगी तो यहाँ से निकलेगा, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा? प्लस माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स हो जाएगी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स, ठीक ना। ये इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स आती है। बात समझ में आ रही है? हाइपरबोला के केस में। अब बात आगे आ जाती है बेटा कि अगर मान लीजिए आपके पास ये इक्वेशन आ गई है, तो इनके बीच का एंगल अगर हमें निकालना हो तो टेन थीटा निकाल सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा? यहाँ पे दो रूट्स हैं बेटा, एक तो रूट है बी अपॉन ए है और दूसरा रूट क्या है? माइनस का बी अपॉन ए है, ठीक है ना। तो कंडीशन पता है आपको, m1 माइनस का m2 अपॉन में क्या है? 1 प्लस m1 m2 है। और इसे अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा? तो ऊपर आ जाएगा बेटा 2b अपॉन ए आ जाएगा, और नीचे आएगा 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेट कर दीजिए बेटा, तो वैल्यू आएगी 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द एंगल बिटवीन असिम्प्टोट्स, ठीक है ना। किसी भी हाइपरबोला के असिम्प्टोट्स के बीच का एंगल निकालना तो आपको इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि असिम्प्टोट्स हम लोग स्टडी क्यों करते हैं, कि अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, थीटा क्या हो जाए बेटा? 90 डिग्री हो जाए। अब थीटा 90 हो गया तो इसका मतलब है असिम्प्टोट्स के बीच का एंगल कैसा हो गया? 90 डिग्री हो गया। और थीटा 90 अगर हो जाता है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा? देखिए टेन थीटा निकाला था बेटा, तो टेन थीटा 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? नॉट डिफाइंड हो गया। और नॉट डिफाइंड का केस कब होगा? जब आपका डिनोमिनेटर जो होगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमने टेन थीटा की वैल्यू दी थी, उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? 0 होनी चाहिए। इसका मतलब है ए की वैल्यू बी के इक्वल होनी चाहिए। ए बी अगर इक्वल हो जाएंगे तो थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और जब भी असिम्प्टोट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो वही क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब क्या हो गया? थीटा शुड बी 90 डिग्री एंड इक्वेशन बिकम, इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर।
दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेटा कि अगर इस कंडीशन को थोड़ा सा और चेंज किया जाए, इस कंडीशन को थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं क्या? देखा जाए, देखते हैं कि एंगल जो था tan थीटा, कुछ और रिजल्ट देख लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या है बेटा? 2ab अपॉन क्या था? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये कंडीशन थी। तो इसकी कंडीशन के बारे में बात करें तो हमारे पास कंडीशन क्या हो सकती है? tan थीटा इज इक्वल टू हो सकता है, अभी हमने सॉल्व किया था 2b अपॉन a अपॉन में क्या कर दिया था बेटा? 1 माइनस का b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर किया था। ठीक है, तो थीटा की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में क्या बेटा? यहाँ पे tan इनवर्स किया जाए और ये वैल्यू होगी 2b अपॉन a अपॉन 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a का होल स्क्वायर होगी। मीन्स ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 टाइम्स tan इनवर्स b अपॉन a। तो ये एक कंडीशन होगी जिसे आपको याद रखना है, एंगल बिटवीन असिम्प्टोट्स। ठीक है ना, और भी कुछ कंडीशंस के बारे में बात करते हैं यहीं पर। अच्छा, एक चीज़ हमें पता है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया जाए तो थीटा की वैल्यू क्या बेटा? 2 tan इनवर्स b अपॉन a। तो b अपॉन a दिया गया है तो b का मतलब ये हो गया आपके पास और ये हो गया a। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू आएगी दैट इज a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है ना, अगर हम इसे चेंज करना चाहिए कुछ और रिजल्ट में तो हम देखें सेक इनवर्स में क्या होगा बेटा? हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, तो हाइपोटेनस आपके पास ये आ गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर अपॉन a हो गया। अच्छा, सेक में ही क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि एक रिजल्ट आता है बेटा, देखो ध्यान से, b स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर और ये होता है e स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से e की वैल्यू निकालते तो क्या निकालते बेटा? इन रूट ऑफ 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर निकालते हैं और ये जो वैल्यू आती है ये आती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट ऑफ अपॉन में a आ जाती है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स सेक इनवर्स e लिख सकते हैं। तो ये थीटा, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुछ डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा, ये कंडीशन हो गई। अब जैसे असिम्प्टोट्स, बात हम लोग क्या करते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या था बेटा? इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक ना, अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर लेते हैं? सिंपल समझिए बेटा कि यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जिसका असिम्प्टोट्स आपके पास कुछ इस टाइप से दिया गया है। ठीक है ना, और ये हाइपरबोला कुछ इस टाइप से होगा। ये हाइपरबोला। ठीक है ना, पॉइंट्स आपको मालूम ही है। हम लोग क्या कर लेते हैं, जब इस एक्सिस को देखिएगा, y हो गया और ये हो गया x एक्सिस, इसके बीच का एंगल बेटा 90 डिग्री है। क्या है? एंगल 90 डिग्री है। और a इक्वल टू b हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, क्या हो गया बेटा? एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। a इक्वल टू b हो गया था, मतलब ये जो होगा एंगल ये 45 डिग्री होगा। ठीक है ना, इसे में क्या करना है? इसे में रोटेट कर देना है, रोटेट कर देना है। रोटेट द एक्सिस या असिम्प्टोट्स को रोटेट कर लेते हैं। रोटेट असिम्प्टोट्स या एक्सिस को कर लेते हैं। रोटेट एक्सिस अबाउट 45 डिग्री। अगर हम इसे 45 डिग्री रोटेट कर देते, ये एक्स आपके पास यहाँ आ जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस हो जाएगा। दिस वन एज अ एक्स एक्सिस एंड दिस वन एज अ असिम्प्टोट्स, ए हो जाएगा। ठीक है ना, और ये असिम्प्टोट्स कहाँ जाएगा? ये यहाँ पे आ जाएगा असिम्प्टोट्स, ये असिम्प्टोट्स हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। और ये क्या हो जाएगा बेटा? ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये असिम्प्टोट्स, ये असिम्प्टोट्स। तो रोटेशन का केस आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई रोटेशन, अप्लाई क्या करना बेटा? रोटेशन को अप्लाई कर देना है। और रोटेशन जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो इक्वेशन फॉर्म होती है बेटा, दैट इज इक्वेशन आ जाए एक्स वाई इज इक्वल टू आता है सी स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है ना, जिसके असिम्प्टोट्स जो होते हैं, इसके असिम्प्टोट्स क्या होंगे बेटा? असिम्प्टोट्स जो होते हैं वो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 होते हैं। ठीक है ना,
इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे हम लोग इसके ग्राफ के बारे में, अच्छे से डिस्क्राइब कर लेंगे और सारे पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेनली आपको इसी के बारे में बात करनी होती है बेटा, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर के बारे में बात करनी होती है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है। अब ये एक्स एक्सिस बेटा, ये तो ये एसिम्पटोट्स हो गया, ये भी क्या हो गया, असिम्पटोट्स हो गया, ठीक है ना। अब y इज इक्वल टू एक्स लाइन जो होती है दैट इज अ ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है ना। और y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन इज अ कॉन्जुगेट एक्सिस, दिस वन कॉन्जुगेट एक्सिस, दिस वन t एक्सिस, ठीक है ना। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ इसका कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, इस टाइप से। ये पॉइंट हो गया बेटा ए और ए डैश, समझिएगा, ये पॉइंट हो गया ए और ए डैश। ये असिम्पटोट से बेटा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, असिम्पटोट से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए और ए डैश हो गया। अब समस्या ये है कि यहाँ पे ये इसका सेंटर हो गया, ओरिजिन, ठीक है ना। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसकी जो पॉइंट होते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। आपने रोटेट किया था, ये डिस्टेंस क्या था, ये डिस्टेंस क्या है। इस केस में अगर देखा जाए तो एक्स वाई की वैल्यू सी सी हो जाएगी, ठीक है ना। तो सेटिस्फाई करेगा तो ये पॉइंट जो होगा वो सी सी होता है। ये जो पॉइंट होता है बेटा उसे क्या लिखते हैं, सी कॉमा सी। ए डैश का पॉइंट माइनस सी कॉमा माइनस सी हो जाता है। फोकस आपके पास एस की वैल्यू होती है सी रूट टू कॉमा सी रूट टू होगी, और यहाँ पे एस डैश की जो वैल्यू होगी दैट इज रूट टू सी एंड माइनस रूट टू सी होती है माइनस की, ठीक है ना, दोनों ही पॉइंट माइनस के होते हैं। डायरेक्ट्रिक्स की जो वैल्यू के बारे में बात करते हैं बेटा, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाता है दैट इज देखिए y इज इक्वल टू क्या बेटा, ये x लाइन के पैरेलल है, y इज इक्वल टू x लाइन के पैरेलल है, मतलब इसके परपेंडिकुलर की इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस एक्स के पैरेलल है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे ये कट करता है, जहाँ पे ये कट करता है दैट इज c अपॉन रूट टू, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज c अपॉन रूट टू है, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स हम इक्वेशन निकाल सकते हैं पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे x इज इक्वल टू क्या बेटा, y इज इक्वल टू क्या है, माइनस का x है, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया, पैरेलल है, ठीक है ना। किससे पास होता है बेटा, किससे पॉइंट से पास होता है, सी अपॉन रूट टू, सी अपॉन रूट टू, तो सी अपॉन रूट टू हो गया, और ये हो गया प्लस का सी अपॉन रूट टू इज इक्वल टू लैम्डा हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई रूट टू सी हो गई। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो हो गई दैट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया आपके पास रूट टू टाइम्स सी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, सिंपल चीज़ है, समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से आप यहाँ पे भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का रूट टू सी, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास इक्वेशन तो आ ही चुकी है, तो अगर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मालूम हो चुका है तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो है वो है दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसकी पैरामीट्रिक जो फॉर्म होती है, पैरामीट्रिक फॉर्म जो होती है बेटा हम लोग लिखते क्या है, सी टी लिखते हैं और सी अपॉन टी लिखते हैं, जहाँ पे टी क्या हो जाता है, पैरामीटर हो जाता है, और यहाँ पे सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, क्योंकि सभी चीज़ों के बारे में बात होती है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में भी बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो सिंपल सा बेटा, एक्स वाई इज इक्वल टू आपको सी स्क्वायर दिया गया है। अब आ जाती है कि टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालनी है, तो सिंपल सा आप डिफ्रेंसिएशन किया है आपने बेटा, एक टेंजेंट नॉर्मल का चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो सिंपल अगर आप डिफ्रेंशिएट करते तो क्या आता है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और प्लस का y कांस्टेंट इज इक्वल टू आ गया बेटा 0, ठीक है। मतलब dy बाई dx की जो वैल्यू आ गई दैट इज माइनस का y अपॉन एक्स आ गया, मतलब dy बाई dx इज इक्वल टू आ गया, अगर आपने इसे पुट कर दिया तो माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा, चलिए, ठीक है। तो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इस टाइप से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत आसानी से काम हो जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू आ गया माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी मालूम हो जाएगा। नॉर्मल क्या हो जाएगा बेटा, टी स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है। अब अगर हमारे पास ये कंडीशन आ चुकी है तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। क्या होता है बेटा, y माइनस का y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस का x1। तो y माइनस का y1 का मतलब c बाई टी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस 1 बाई टी स्क्वायर एक्स माइनस सी टी। ठीक है, कैलकुलेट कर दीजिए बेटा। ठीक है, कैलकुलेट करें तो ये हो गया वाई टी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, इज इक्वल टू हो गया आपके पास माइनस का एक्स हो गया क्योंकि टी स्क्वायर आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया, माइनस का टी हो गया और प्लस का सी टी हो गया। ठीक है ना, मतलब ये आ गया एक्स प्लस का वाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ट्वाइस सी टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाती है। इक्वेशन ऑफ क्या हो जाती है बेटा, टेंजेंट हो जाती है। ठीक है, तो क्या आ गया बेटा, वाई टी स्क्वायर प्लस का एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस सी टी। अब बात करते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। तो y माइनस का y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल कर लेते हैं और x माइनस x1 कर लिया। तो y माइनस का y1 की वैल्यू क्या बेटा, c बाई टी हो गया इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट बेटा नॉर्मल टी स्क्वायर और x माइनस सी टी हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। ठीक है, तो ये हो गया वाई टी माइनस का c इज इक्वल टू टी क्यूब हो जाएगा तो एक्स टी क्यूब हो गया। ठीक है, और माइनस का सी टी क्यूब है तो पावर 4 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई एक्स टी क्यूब माइनस वाई टी माइनस सी टी पावर 4 और प्लस का c इज इक्वल टू 0। आप इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई। ठीक है, अब एक चीज़ समझेंगे, इसी में कुछ कंडीशंस के बारे में बात करेंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे t की पावर 4 है बेटा, ठीक है ना, मतलब सीधी सी बात है कि देयर आर 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से पास हो रहे होंगे, किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट h, k से पास हो रहे हैं, पासेज थ्रू h, k से पास हो रहे हैं, तो हम अगर देखें यहाँ पे तो इक्वेशन क्या बन सकती है बेटा, सी टी पावर 4 बन सकती है। ध्यान से देखिएगा, माइनस का हमने लिखा बेटा एच टी क्यूब लिख दिया। ठीक है ना, और फिर प्लस का टी हो सकता है बेटा, यहाँ पे प्लस का के टी हो गया और प्लस का माइनस का सी इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब टी की बाई क्वाड्रेटिक बन गई। तो अगर हम यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकालें, t1 निकाल दें तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, h अपॉन c मिल जाएगा। ठीक है ना, t1 t2 निकाला जाए तो टी स्क्वायर कॉफिशिएंट तो है नहीं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। समेशन ऑफ t1 t2 और t3 अगर निकाल दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस का k बाई सी हो जाएगी। और बात लास्ट की हो जाती है, प्रोडक्ट ऑफ सभी रूट्स के बारे में बात करें तो इसकी वैल्यू देखी जाए तो प्लस माइनस प्लस हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा माइनस का c डिवाइड बाई सी, मतलब इसे कैंसिल आउट किया तो माइनस का बनाएगा। तो यहाँ पे एक रिजल्ट ध्यान रखिएगा, t1 t2 t3 t4 इज इक्वल टू हमेशा क्या आता है बेटा, माइनस बनाता है। ठीक है, तो ये सब कंडीशंस हैं जिन्हें के बारे में आपको पता करना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक रिवीजन है आपका हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में। ठीक ना, तो अगर आप इतना काम कर लेते हैं हाइपरबोला के रिगार्डिंग तो आपके सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाने चाहिए। आई होप आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो देखा जाए कुछ, अब हम लोग इसके बारे में प्रैक्टिस कर ली जाएगी। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और सारा रिवीजन भी हमारा काम में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चंस करते हैं। अब बात करते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, लेट P be the point of intersection of the common tangents to the parabola y square is equal to 12x and the hyperbola this if s and s dash denote the focus of the hyperbola where s lies on the positive x-axis
देन P डिवाइड्स एस डैश इन a रेशियो। सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे P जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स है, कॉमन टेंजेंट्स। तो अपन जो पैराबोला की इक्वेशन दी गई बेटा वो क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपको 12x दी गई है, ठीक है ना। और जो हाइपरबोला है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू दिया गया 1, ठीक है। अगर इसकी टेंजेंट की इक्वेशन देखी जाए तो बेटा क्या आएगा, y इज इक्वल टू आएगा एम एक्स प्लस ए बाई एम होता है। तो ए की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है बेटा 3 बाई एम हो जाती है। अब ये जो टेंजेंट है वो एक्चुअल में इस इक्वेशन की भी कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना। तो कॉमन टेंजेंट है तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करा देंगे जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा कि m की वैल्यू मिल जानी चाहिए, ठीक है ना। कॉमन टेंजेंट है, ध्यान रखेंगे। तो हो क्या रहा है कि अगर कॉमन टेंजेंट है तो इसको सेटिस्फाई कराया जाए तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर या 8x स्क्वायर कर लेते हैं, उसी को लिख लेते हैं माइनस का वाई स्क्वायर की जगह हम लिखते हैं बेटा एम एक्स प्लस 3 बाई एम होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने लिख लिया बेटा 8, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा यहाँ पर, तो देखेंगे यहाँ पे आएगा क्या, एक्स स्क्वायर के साथ आपको मिलेगा 8 माइनस यहाँ पे स्क्वायर का बेटा तो एम स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, 2 टाइम्स कर देते तो माइनस का आएगा 2 टाइम्स 3x जाएगा, ठीक है ना। 2 टाइम्स 3x मतलब 6x आ जाएगा क्योंकि m तो कैंसिल हो जाएगा। और माइनस का आएगा 9 अपॉन एम स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। अब देखिएगा ये एक्चुअल में टेंजेंट है बेटा, टच कर रही है, टच कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी लाइन किसी कर्व को टच करती है तो क्या हो जाता है बेटा, ऑब्वियस सी बात है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 हो गई तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कर सकते हैं आप, ठीक है ना। और जैसे आपने इसे किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई बेटा, बी स्क्वायर मतलब ये 36 आ जाएगा माइनस 4, ए की वैल्यू क्या होगी बेटा 8 माइनस एम स्क्वायर, और सी की जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी तो हम इसे प्लस कर दे बेटा, और ये हो गया 9 अपॉन एम स्क्वायर और प्लस 8 इज इक्वल टू आ गया 0। अब हमें इसे कैलकुलेट कर लेना है और उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना, ठीक है। m की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो 4 अगर देखा जाए तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा और 4 यहाँ पे क्या होगा 9 टाइम्स हो जाएगा, प्लस 4 कैंसिल हो चुका है, इसे मल्टीप्लाई किया तो 8 9 जा 72 हो जाएगा, 72 डिवाइड बाई एम स्क्वायर माइनस, अगर हमने इसे एम स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस 8 मल्टीप्लाई किया तो 8 8 जा 64 हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस 8 एम स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस प्लस 9 कैंसिल हो गया। और अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो क्या आएगा बेटा m पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा माइनस 8 m रेस्ट पावर 4 हो गया प्लस 64 m स्क्वायर आ गया प्लस 72 इज इक्वल टू 0, माइनस 8 कॉमन तो m रेस्ट पावर 4 माइनस 8 m स्क्वायर और माइनस का 8 9 जा 72, ठीक है। अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आएगा m इज पावर 4 माइनस 9m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, सो वी गेट m स्क्वायर कॉमन तो m स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, सो वी गेट m इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। m की वैल्यू क्या बेटा प्लस माइनस 3 आ गई। मीन्स इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो कुछ किस टाइप के बेटा, y इज इक्वल टू क्या था एम एक्स प्लस 3 बाई एम, तो अगर मान लीजिए प्लस 3 लगाया तो 3x प्लस क्या जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। और दूसरी लाइन अगर देखें तो y इज इक्वल टू क्या बेटा 3x और माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट है। अब ये जो कॉमन टेंजेंट है इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है P है। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा बेटा y इज इक्वल टू सब्सटीट्यूट करिए तो माइनस का 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस का 1, ठीक है। ट्रांसफर कीजिए बेटा तो 6x इज इक्वल टू आएगा माइनस का 2, सो x इज इक्वल टू आएगा माइनस का 1/3।
ठीक है, अगर -1/3 पुट कर दिया तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0 आ गई। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज डिफाइंड एज अ P। ये P पॉइंट आ गया, ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया। अब बात रही इफ S एंड S टेस्ट डिनोट द फोकस ऑफ द हाइपरबोला। तो S एंड S टेस्ट फोकस के लिए आपकी रिक्वायरमेंट जो होती है बेटा वो होती है AE, 0, ठीक है ना। तो E चाहिए आपको, तो E की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कंप्लीट हो जाएगी आपकी 1 + b² से। तो b² आपके पास 8 है, डिवाइड बाई 1 हो गया, मतलब E की जो वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 3 आ गई, ठीक है ना। और A की वैल्यू क्या है बेटा, A की वैल्यू देखेंगे, A की वैल्यू आपके पास क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। A की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसका फोकस जो आना चाहिए, फोकस आएगा ±3, 0 आ जाएगी, ये फोकस हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि S जो है पॉजिटिव था बेटा, S की जो वैल्यू हो गई वो 3, 0 हो गया, और S डैश जो हो गया वो क्या हो गया बेटा, -3, 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक की अगर बात कंप्लीट हो चुकी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा कि हम लोग PS निकाल सकते हैं। तो PS की अगर वैल्यू निकालेंगे आप, देखिए इससे इसकी डिस्टेंस अगर आप निकालें तो दिस माइनस दिस, ठीक है ना। इससे अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, PS निकालना है तो आपको इसका स्क्वायर, दिस माइनस दिस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 3 + 1/3 का स्क्वायर और रूट, मतलब 3 + 1/3 कर लेंगे। तो 3 + 1/3 किया जाए तो 10/3 आ जाएगा आपका। और डिवाइड बाई अगर PS डैश करते हैं तो डिवाइड बाई क्या आएगा, दिस और माइनस दिस, तो प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, +3 माइनस का 1/3, और +3 3 - 1/3 कर दिया जाए तो 9 - का 1 8/3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब 10/3 डिवाइड बाई 8/3। चलिए बेटा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें दिया गया है 5x + 9 = 0 इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला, दिस वन, देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग फोकस इज। कॉरस्पॉन्डिंग फोकस के बारे में बात की गई। तो पहली बात हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर कन्वर्ट कर ले तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो एक्चुअल में है x² / 9 - y² / 16 = आपको 1 दिया गया है, ठीक है। और जो x डायरेक्ट्रिक्स दी गई दैट इज -9/5 दी गई, ठीक है ना। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास फोकस होगा, हम अगर बात करें इसके ग्राफ की तो ग्राफ का कुछ इस टाइप से बनना बेटा, ये आपका ग्राफ, ठीक है ना। और x = -9/5 है तो आपके पास ये लाइन है। इसे कॉरस्पॉन्डिंग जो फोकस बनेगा वो दैट इज दिस वन, -AE, 0। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। A की वैल्यू आप इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकाल दीजिए। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 + b² / A², ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 25, मतलब 5/3 आ गई इसेंट्रिसिटी। मतलब A की जो वैल्यू है वो क्या दी गई है आपके पास, 3 दी गई है। तो फोकस क्या होना चाहिए था, फोकस होना चाहिए था -AE, 0 होना चाहिए था, ठीक है ना। ये S की वैल्यू होगी तो दैट इज A की जो वैल्यू होगी बेटा क्या होगी, 3 हो गई, और ये हो गया 5/3, 0 हो गया, मतलब हो गया इसका वैल्यू -5, 0। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इसका 20 सेक्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करें तो बेटा, इफ अ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला सेंटर एट द ओरिजिन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट से पास कर रहा है और उसका डायरेक्ट्रिक्स दिया गया है। तो डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, x = होता है A/E, और इसकी वैल्यू दी गई है 4√5/5 दी गई। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं इसे 4/√5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इस पॉइंट से पास कर रहा है तो हम अगर हाइपरबोला की इक्वेशन सपोज कर लें कि x² / A² - y² क्या दिया गया, 1 दिया गया है। तो पासेज टू द पॉइंट क्या है बेटा, 4, -2√3 दिया गया। तो इससे सपोज करें अगर इससे पास हो रहा है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो हमने x की वैल्यू पुट कर दी बेटा, तो क्या पुट कर दिया, 16/A² - y² की जगह पुट किया तो बेटा क्या पुट करना पड़ेगा, 4 3 जा 12/b²। b² की तो आपको पता है बेटा क्या होती है, A²
ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू हमने 1 लिख दिया, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे अगर हमने इसका एलसीएम ले दें तो क्या आएगा 16 ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 12 इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर एंड ई स्क्वायर माइनस 1। तो एक काम कर सकते हो, ए स्क्वायर की जगह हम लोग क्या पुट कर लें, यहाँ से अगर हम देखें तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में क्या है बेटा 16/5 ई स्क्वायर है, इसको हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है बेटा वो क्या आ रही है 16 ई स्क्वायर माइनस 28 इज इक्वल टू, ठीक है ना। ए स्क्वायर की जगह देखेंगे 16/5 ई स्क्वायर एंड ई स्क्वायर माइनस का 1। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं 4 कॉमन ले सकते हो बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। तो 4 कॉमन लिया तो क्या आएगा 4 ई स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू हमने लिखा 4/5 ई पावर 4 माइनस ई स्क्वायर, चलेगा, ठीक है ना। 4 से कॉमन कर लिया। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बेटा, यहाँ आएगा 20 ई स्क्वायर माइनस 35 इज इक्वल टू आएगा 4e4 माइनस 4e स्क्वायर। एक साइड ट्रांसफर कर दीजिए तो बेटा 4e पावर 4 माइनस 24e स्क्वायर और प्लस 35 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब हमको जो भी रिजल्ट चाहिए था वो e के फॉर्म में चाहिए था, तो बहुत सिंपल सा था, हम लोगों ने इसे अरेंज कर लिया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया बेटा, डी सेक्शन आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया बेटा, इफ द वर्टिसेस ऑफ अ हाइपरबोला बी दिस। तो देखिए बेटा ये जो पॉइंट है ऑन द एक्स एक्सिस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइपरबोला कहाँ बन रहा है, एक्स एक्सिस बन रहा है, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस पे जो वर्टिसेस होती है वो क्या होती है बेटा a, 0 होती है, और इसको हमने लिख लिया है प्लस माइनस 2, 0 दिया गया। मतलब a की जो वैल्यू है वो 2 दी गई है। वन ऑफ इट्स फोकस इज माइनस 3, 0, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस वाला केस है। तो माइनस ए ई इज इक्वल टू आपको माइनस 3 दिया गया है, तो ई की जो वैल्यू होगी बेटा वो क्या होगी 3/2 होगी, ई की वैल्यू आ गई। देन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द हाइपरबोला। ई मालूम है, ए मालूम है, आप बी निकाल ही सकते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू होगी 4, ई स्क्वायर की वैल्यू होगी 9/4 माइनस 1, तो कितना आ गया बेटा 5। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो होगा, हाइपरबोला होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब हो गया 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू होगी 5 इज इक्वल टू आता है 1। अब क्या करना है, विच ऑफ द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द हाइपरबोला। तो ऑब्वियस सी बात है क्या करना होगा, ये हमें हाइपरबोला मिल चुका है, हाइपरबोला मिल गया है, तो इसका मतलब है कि हमें पॉइंट को सेटिस्फाई कराना है और अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन लेके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को अगर देखा हमने तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बेटा 4 6 24 अपॉन 4 माइनस 25/5, चेक कीजिए तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 विच इज 1 लाई। मतलब ये तो लाई करेगा, इसका मतलब ये आंसर गलत है। अब हम बात करते हैं सेकंड को, तो अगर हम सेकंड को चेक कर ले तो 6 अगर हमने यहाँ पे पुट किया तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, डिवाइड बाई 4 माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो 25 2 जा 50 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, और ये वैल्यू आएगी बेटा कितनी 9 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई आपकी नहीं कर रहा, तो मतलब ये हमारा आंसर होना चाहिए। और भी ऑप्शन चेक कर लेते बेटा, थर्ड चेक कर लीजिए। 4 स्क्वायर मतलब 16 डिवाइड बाई 4 माइनस रूट 15 का इसका मतलब 15/5 आ गया, तो 4 माइनस का 5 मतलब 3 हो जाएगा 1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता है। इसके बारे में बात कर लीजिए तो 36 फोर्थ ऑप्शन चेक कर रहे हैं, तो 36 डिवाइड बाई 4 हो गया, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 10 जा 40 हो गया बेटा अपॉन 5। तो देखिएगा 9 माइनस का 8 आ रहा है इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब ये भी आपको सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये आंसर हमारा नहीं होगा। तो जो सेटिस्फाई कर रहा है वो हमारे आंसर नहीं है, और जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है दैट इज आवर आंसर। तो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना बेटा।
तो आई होप आपको इस चीज समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए अब बात करेंगे द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व वाई स्क्वायर एंड दिस वन। अब कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन आ गया बेटा, और इसके बारे में हम लोगों ने बात की हुई है, बहुत डिटेल बात की है, और फर्स्ट क्वेश्चन भी जो किया था वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन था। कॉमन टेंजेंट में हमेशा क्या करते हैं कि जैसे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x दिया गया है और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है बेटा, एक्स वाई इज इक्वल टू -4 दिया गया। तो बहुत सिंपल सा काम है बेटा, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। y इज इक्वल टू क्या था बेटा, एम एक्स प्लस ए बाई एम होता है। तो a की जो वैल्यू है आपके पास 4 है, 4 बाई एम, एंड दिस लाइन इज ऑल्सो टेंजेंट टू दिस। देयरफॉर सेटिस्फाई, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक ना। अब सेटिस्फाई कराना सिंपल सा काम है कि x हो गया, y की जगह हमने क्या लगा दिया बेटा, एम एक्स प्लस 4 बाई एम इज इक्वल टू आ गया -4। हमारा टारगेट ये होता है बेटा कि यहाँ से m की वैल्यू निकालना, तो अभी उसके लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर के साथ आपके पास m आ जाएगा और प्लस 4 बाई एम इंटू एक्स हो गया और प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। एंड दिस टच द कर्व, ये क्या कर दी, टच कर दी बेटा, टच द कर्व है, और कर्व को टच करती इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो b इसका -4 है, b की जगह 4 बाई एम का होल स्क्वायर -4a इंटू सी हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। ये बेटा 16 अपॉन एम स्क्वायर माइनस का 16m इज इक्वल टू आ गया 0। 16 कॉमन ले लीजिए तो m क्यूब इज इक्वल टू आ गया आपके पास 1। इसका मतलब m की वैल्यू आ गई आपके पास 1। m की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 आ गई। इम्प्लाइज दैट इक्वेशन जो हो गया बेटा वो आ गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक ना। तो ये इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट आ गई। ओके, तो आप चाहें तो इसे आप किस टाइप से लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए। तो सिंपल सा काम है, तो हमारा ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। और ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इफ द लाइन दिस इज नॉर्मल टू हाइपरबोला देन अ वैल्यू ऑफ m इज, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी बेटा, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए आपको। तो सिंपल सा केस बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपके पास स्लोप m दिया गया है और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, और स्लोप क्या दिया गया बेटा, स्लोप अगर m दिया गया है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होती है उसको हम लिखते हैं बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस प्लस एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई इन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। ये हमारी हाइपरबोला के नॉर्मल की इक्वेशन होती है, ठीक है ना। अगर हमारे पास जो कंडीशन दी गई बेटा, यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में ए स्क्वायर आपको ऑलरेडी दिया गया है 24 दिया गया है, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या दी गई बेटा 18 दी गई है, और अगर हम इस वैल्यू को सब्सिट्यूट यहाँ पे कर लें तो y की जो वैल्यू आएगी, y की क्या बेटा एम एक्स माइनस प्लस m की वैल्यू नहीं पता मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखा जाए तो 24 प्लस 18 आएगा डिवाइड बाई इन रूट ऑफ ए स्क्वायर 24 माइनस 18 एम स्क्वायर आएगा। और इसे अगर हम कंपेयर करें जो इक्वेशन हमारी गिवन है एम एक्स प्लस 7√3 से, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, हमारे पास आएगा m टाइम्स और 24 प्लस का 18 अगर किया जाए तो 42 आ गया डिवाइड बाई यहाँ पे आएगा इन रूट ऑफ 24 माइनस 18 एम स्क्वायर, और ये प्लस माइनस ले लेते हैं इज इक्वल टू 7√3, ठीक है ना। 7 से कैंसिल कर सकते हैं आप, तो 6 आ गया और स्क्वायर कर लीजिए तो ये आएगा 36m स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3 टाइम्स
24 माइनस 18m², और यहाँ से हम m को निकाल सकते हैं। तो 3 से कैसे का 12 आ गया, 12 प्लस का 18 देखा जाए तो यहाँ पे कितना है बेटा 30m² इज इक्वल टू 24 आ गया। तो m की जो वैल्यू आनी चाहिए 24/30 इन रूट ऑफ प्लस माइनस, मतलब ये हो जाएगा प्लस माइनस 6 से कैसे किया तो 4/5, मतलब ये क्या आएगा बेटा 2/√5। तो ये एक्चुअल में m की वैल्यू आएगी, और m की वैल्यू देखेंगे यहाँ पे तो m की वैल्यू आपको मैच करती हुई दिखेगी 2/√5। ठीक है, तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता है तो कहीं कोई समस्या तो आई नहीं। ठीक है ना, केवल एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और आपका काम इजीली हैंडल हो जाता है। ठीक है, चलिए बेटा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड हाइपरबोला पासिंग थ्रू द फोकस दिस इज 2, ई की वैल्यू आपको 2 दी गई है बेटा, और पास कहाँ से होता है बेटा 4,6 से पास होता है। देन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू हाइपरबोला एट 4,6, इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकाले। तो सिंपल सा काम बेटा, हाइपरबोला की इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए और बी की रिक्वायरमेंट है, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो गया x² माइनस का y² इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। किससे पास हो रहा बेटा 4 6 से पास हो रहा, तो देखते हैं यहाँ पे कितना आ गया 16/a² माइनस 36/b² की जगह हम लिख सकते हैं a² e² -1 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, मतलब हमारे पास a के फॉर्म में हमारी इक्वेशन आ चुकी है। तो हम एक काम करें, देखिएगा ध्यान से, 16/a² है बेटा ये माइनस 36/a², e की वैल्यू आपको मालूम है, तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा 3 आ जाएगा इज इक्वल टू आएगा 1। यहाँ पे क्या आ गया बेटा 12 आ गया। ठीक है ना, 3 से कैंसिल किया तो 16/a² और 12a का मतलब हो गया 4/a² इज इक्वल टू 1, मीन्स a² इज इक्वल टू आ गया 4। ना b² इज इक्वल टू होता है a² e² -1, तो a² की वैल्यू होगी 4 और e² -1 मतलब 3 आ गया, मतलब 12 आ गया। ठीक है ना, b² हो गया, मतलब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ गया x²/a² की वैल्यू होगी 4 और माइनस का y²/b² की वैल्यू हो गई 12 इज इक्वल टू 1। नॉट टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है बेटा x(1/a² माइनस y(1/b² इज इक्वल टू 1। सो x(1) की जगह आपने क्या पुट करना है बेटा 4 पुट कर देना है, तो ये x आ जाएगा, माइनस का y(1) की जगह क्या पुट करना 6 पुट कर देना, तो 1/2 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 हो गया, मीन्स 2x माइनस y इज इक्वल टू आ गया 2। तो हमें लगता है कि ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू हाइपरबोला दिस, इसकी टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू द लाइन दिस है, मतलब सीधा सा है कि आपको यहाँ से m मिल गया। ठीक है ना, अब देखिएगा यहाँ से y इज इक्वल टू आपको क्या दिया गया बेटा x माइनस का 2, ऑब्वियस सी बात है m की जो वैल्यू आ गई आपके पास 1 आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती क्या बेटा, बहुत सिंपल सा काम है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर स्लोप फॉर्म में देखेंगे तो आप लिखेंगे mx प्लस माइनस इन रूट ऑफ a² m² प्लस का b²। ठीक है ना, अब आपको मालूम है सारी चीज़ें, तो y इक्वल टू क्या आ गया बेटा m की वैल्यू आपने 1 पुट की mx प्लस माइनस इन रूट ऑफ, इक्वेशन में पैराबोला में a देखिए बेटा x² क्या आ गया 5 आ गया, y²/4 आ गया इज इक्वल टू 1, तो a² की जगह क्या आ गया बेटा 5, m² की जगह 1 प्लस b² की जगह बेटा 4, तो y इज इक्वल टू आ गया x प्लस माइनस 3 आ गया। ठीक है ना, ये तो आ गया। अब ये जो इसमें जो मैच करता हुआ आपको आंसर जो मिलेगा बेटा वो क्या मिलेगा, चलिए बेटा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, और क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है, इफ 2x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना, मतलब ए जो है राइट एंगल साइड का ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या कंडीशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी बेटा, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और जिसके थ्रू हम फाइंड आउट क्या करेंगे
हाइपरबोला स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट हमारी क्या बेटा, ए की रिक्वायरमेंट है और ये टेंजेंट है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती क्या बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है एक्स सेक थीटा डिवाइड बाई ए माइनस वाई, ठीक है ना, वाई टेन थीटा डिवाइड बाई बी हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। ये x(x1) अपॉन ए, एक्स सेक थीटा अपॉन ए हो गया माइनस इसका y टेन थीटा अपॉन बी हो गया, इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है ना। क्योंकि पॉइंट जो दिया गया है वो पॉइंट क्या बेटा, x की जगह पे ए सेक थीटा ले सकते हैं और y की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, बी टेन थीटा, मतलब 4 टेन थीटा ले लिया। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ठीक ना। अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू हमने टेंजेंट की इक्वेशन बनाई है, वो इक्वेशन एक्चुअल में यही तो है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का। कंपेयर अगर कर लें तो देखा जाए तो सेक थीटा अपॉन 2a इज इक्वल टू, देखा जाए तो y के केस में क्या आ गया बेटा, टेन थीटा डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू आ गया आपके पास माइनस का 1, ठीक है ना। मीन्स सेक थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया बेटा, माइनस का 2a आ गया और टेन थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 4, ठीक है। सेक थीटा मालूम हो गया, टेन थीटा मालूम हो चुका है। अब एक काम किया जा सकता है, हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अब टेन थीटा को सेक के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लिया जाए, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई बेटा, माइनस का 4 आ गया, ठीक है। स्क्वायर करना होगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 16 आ गया। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया 70, ठीक ना। और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा, 4a स्क्वायर है और 4a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 17 आ गया। मतलब a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 17/4 आ गया, ठीक है। ये केस आ गया। अब हमें चेक ये करना है कि हमारी जो कंडीशन है वो राइट एंगल ट्रायंगल की कौन सी साइड नहीं हो सकती है, ठीक है। हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पर तो a स्क्वायर, ठीक है, ठीक ना, a स्क्वायर अगर देखा जाए तो मुझे ये लगता है कि a स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का स्क्वायर क्या आएगा, 17 आएगा और a स्क्वायर की वैल्यू क्या बेटा, 17/4 है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इस केस के लिए तो ये केस तो नहीं होगा, ठीक है ना, ये नहीं होगा, मतलब हमारा ये आंसर होगा, ठीक है ना। इसके बारे में बात किया तो 2a स्क्वायर मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे देखिएगा 2a का स्क्वायर देखा जाए तो 17 है और यहाँ पे 16 स्क्वायर प्लस का 1 का इसका मतलब 17, ये हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। इसके बारे में बात कर लेते हैं तो ये भी आपका नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये भी नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब हमारे पास क्या आंसर आएंगे बेटा, ए, सी और डी आंसर आ जाएंगे, क्योंकि बी ऑप्शन ऐसा होगा जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, इसलिए हम इस आंसर को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की। चलिए हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 8 में एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो क्वेश्चन है इसमें एक्चुअली बेटा फॉर्मूला जो होता है वो माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस केस में क्या है बेटा, यहाँ पे आपको माइनस करना है और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, +-1 आ जाएगा। और इस केस में इसका आंसर जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए था, ठीक है ना। तो इक्वेशन जो टेंजेंट की होती है वो एक्चुअल में क्या होती है बेटा, y इज इक्वल टू होती है mx ± इन रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10th कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10th, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला दिस पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन दिस। मतलब किसी भी हाइपरबोला पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया और इसके पैरेलल है। पैरेलल है तो इसका मतलब ये है कि स्लोप तो सेम होगा बेटा। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 2x
माइनस का 1, इसका मतलब स्लोप की वैल्यू तो 2 है आपके पास। तो टेंजेंट की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं y इज इक्वल टू द एम एक्स प्लस माइनस इन रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 2x आ जाएगा और प्लस माइनस इन रूट ऑफ ए स्क्वायर को तो बेटा 9 m स्क्वायर तो 36 माइनस का 4 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 2x और प्लस माइनस यहाँ देखेंगे 32 आ जाएगा। और 32 क्या होता है बेटा, 32 को हम क्या कर सकते हैं, 62 मतलब 4√2 लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू आ गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर देखें तो हमारे पास इसको देखा जाए तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। 2x माइनस वाई और प्लस माइनस 4√2 इज इक्वल टू आ गया 0। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर देखा जाए तो x1 अपॉन में क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस का y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया हुआ तो माइनस का 1 दे दिया। अब दोनों को हम क्या कर लेते, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने का मतलब ये हो गया 2 अपॉन x1 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू y के रिस्पेक्ट 1 अपॉन y1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट देखा जाए तो प्लस 4√2 डिवाइड बाई माइनस का 1। ठीक ना, मीन्स अगर हम यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने की बात सोचते भी हैं तो क्या वैल्यू आ जानी चाहिए बेटा, 18 डिवाइड बाई x1 इज इक्वल टू आपके पास आएगा प्लस माइनस या माइनस प्लस लिख लेते हैं, माइनस प्लस क्योंकि माइनस लगा हुआ है 4√2 आ जाएगा। मतलब अगर x1 की वैल्यू देखी जाए तो 9 कट जाएगा तो 9 अपॉन 2√2 आ जाएगा और ये आएगा बेटा माइनस प्लस। ठीक ना, और y1 के केस में देखा जाए तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो y1 का जो केस आएगा बेटा, y1 का भी केस क्या आएगा, माइनस प्लस 1 अपॉन 4 कैंसिल हो चुका बेटा, √2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है पॉजिटिव के केस में बेटा पॉजिटिव वाला और नेगेटिव के केस में नेगेटिव वाला, तो आपके पास ये केस आ जाएगा, ए और बी आ जाएंगे, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएंगे। ठीक है ना।